आप सभी हाजरीन को मेरा आदाब। यकीन मानिए, जब से इस प्रोग्राम के जरिए मेरी आपसे दोस्ती हुई है, मैं हर वक्त अगले एपिसोड के इंतजार में बेचैन रहती हूँ कि कब आपसे मुलाकात हो और कब हम लोग कहीं घूमने चलें। खुदा का शुक्र है कि फिर से मेरा ये इंतजार खत्म हुआ और मैं रूबरू हुई हूँ आपसे। दोस्तों, जिस तरह आप लोग अपना बेशकीमती वक्त हमारे इस खास प्रोग्राम सैरो सियाहत के लिए निकाल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम एक नए मकाम पर होंगे। तो जनाब, आज के अपने इस एपिसोड में हम लेके चलेंगे आपको तमिलनाडु के हिल स्टेशंस की सैर पर। तमिलनाडु के हिल स्टेशंस की सैर पर जाने से पहले हम अपने सयाहों को बता दें कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी करीब 8,848 मीटर ऊंची है। अगर फीट में गिना जाए तो 29,000 फीट से भी ज्यादा है। और हमारे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है कंचनजंगा। ये दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कंचनजंगा हिंदुस्तान और नेपाल की सरहद पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई करीब 28,169 फीट तक है। हम आपको आज लेकर चल रहे हैं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में, जो कि खूबसूरती की मिसाल है। नीलगिरी जिला एक पहाड़ी इलाका है। नीलगिरी जिला 2,450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे तो तमिलनाडु में कई खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि ऊटी, कुन्नूर, येलगिरी, कोडाईकनाल, योरकंद, कोली हिल्स वगैरह। लेकिन आज हम आपको लिए चल रहे हैं इन्हीं में से बेहद खूबसूरत और उम्दा हिल स्टेशंस की सैर पर, और वो हैं ऊटी और कुन्नूर। ऊटी का पूरा नाम है ऊटकमुंड। सरकारी तौर पर इसे उदगमंडलम कहा जाता है। ऊटी हिंदुस्तान के चुनिंदा हिल स्टेशंस में से एक है। ये समंदर से 7,440 फीट की ऊंचाई पर है। ऊटी हिल स्टेशन का नाम हिंदुस्तान के पहले 5 सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में आता है, और ये तमिलनाडु रियासत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है। आपको शायद मालूम होगा कि नीलगिरी जिला, जिसमें ऊटी भी है, यहाँ पर सदियों पहले चेरा सुल्तानों की हुकूमत थी। उसके बाद 12वीं सदी में यहाँ इस इलाके में होयसला सल्तनत की हुकूमत रही, और सुल्तान का नाम था विष्णुवर्धन। और आखिर में इस इलाके पर हुकूमत की टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने ये खूबसूरत इलाका छीन लिया, और अंग्रेजों के वक्त जॉन सलिवन, जो कि कोयम्बटूर के हाकिम आला थे, उन्हें इस इलाके का मौसम बहुत अच्छा लगा। इसलिए उन्होंने इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर और सिर्फ कुछ दिनों का खाना देकर यहाँ की तमाम जमीन और जंगलों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इस खूबसूरत नीलगिरी इलाके को काफी हद तक संवारा। यहाँ अच्छी और खूबसूरत इमारतें बनवाई। ऊटी का मौसम ज्यादातर खुशगवार ही रहता है, लगभग 15 से 20 डिग्री। लेकिन कभी कभी सर्दियों में ये पारा गिरकर 0 डिग्री तक भी आ जाता है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि फिर भी यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती।
ऊटी क्वामी हाईवे नंबर 67 से लगा हुआ है। ये रोड के जरिए कर्नाटका और केरल के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। चेन्नई से ऊटी के लिए ट्रेन की सहूलियत भी है। बस आपको मेट्टुपालयम से ऊटी के लिए मीटर गॉज ट्रेन बदलनी पड़ती है। मेट्टुपालयम से ऊटी करीब 40 किलोमीटर दूर है। मेट्टुपालयम से ऊटी तक रैक रेल पटरी बिछी हुई है। ऊटी से सबसे करीबी हवाई अड्डा है कोयम्बटूर हवाई अड्डा, जो कि ऊटी से 90 किलोमीटर दूर है। नीलगिरी पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई है करीब 8,652 फीट या फिर 2,623 मीटर। ये ऊटी के जुनूब मशरिक में मौजूद है। ये डोडा बेट्टा इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से आप मैसूर में मौजूद चामुंडी पहाड़ी का नजारा कर सकते हैं। डोडा बेट्टा का नाम कन्नड़ जबान से पड़ा। कन्नड़ में डोडा का मतलब होता है बड़ा और बेट्टा का मतलब होता है पहाड़, यानी कि बड़ा पहाड़। डोडा बेट्टा के बगल में जो पहाड़ हैं उनका नाम है हकूबा, कैटाडेडू, कुलकुड़ी। डोडा बेट्टा की बुलंदी पर एक टेलीस्कोप हाउस भी बनाया हुआ है। इस टेलीस्कोप हाउस में 2 टेलीस्कोप्स रखी गई हैं। इन आसमान में देखने वाली दूरबीनों से यहाँ आने वाले सयाह दूर दूर के नज़ारों का लुत्फ उठाया करते हैं। एक दिन में यहाँ तकरीबन 3500 सयाह आते हैं। डोडा बेट्टा के निचले हिस्से में आपको बहुत ही खूबसूरत बोटैनिकल गार्डन दिखाई देगा। ये जो बाग है करीब 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 1891 में जॉन सलिवन, जो कि कोयम्बटूर के हाकिम आला थे, उन्होंने बनवाया था। यहाँ करीब 1000 किस्म के अलग अलग पेड़ हैं। अगर आप घोड़ों की सवारी का शौक रखते हैं तो आप इस गार्डन में घोड़ों की सवारी भी कर सकते हैं। ऊटी लेक ऊटी बस स्टैंड और ऊटी रेलवे स्टेशन के पास ही है। ये बेइंतहा साफ सुथरी और खूबसूरत झील अंग्रेजी के अक्षर एल की सूरत में बनी हुई है। ऊटी लेक तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी है। इस वक्त आप जहां खड़े हैं इसे ऊटी लेक बोट हाउस कहते हैं। यहाँ इस झील के किनारे आपकी पसंद के हिसाब से अलग अलग किस्म की कश्तियाँ मिल जाएंगी। अगर आप मई में यहाँ घूमने आएंगे तो आपको यहाँ पर कश्तियों की दपट देखने को मिल जाएगी। उस वक्त यहाँ पर मुसाफिरों की भीड़ जमा होती है। वादियों के बीचों बीच इस झील में कश्तियाँ लेकर घंटों तक तफरी कर सकते हैं। यहाँ से ऊटी की वादियों का नजारा हैरत अंगेज होता है। इस झील के चारों तरफ फुटपाथ बना हुआ है। अगर आप चाहें तो पैदल इस झील के चारों तरफ घूम के इन नज़ारों का मजा भी ले सकते हैं। जब मशहूर बुत तराश नेकचंद ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनवाया था, तब किसी ने ये बात ख्वाब में भी नहीं सोची होगी कि रॉक गार्डन दुनिया में इतना मशहूर हो जाएगा। इसी तरह ऊटी में जब एंटनी जोसेफ ने थ्रेड गार्डन बनाया था, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी पूरी दुनिया में जाना जाएगा।
एंटनी जोसेफ ने 50 काबिल कारीगरों की मदद से 12 साल में इस बेइंतहा दिलकश थ्रेड गार्डन को तैयार किया। थ्रेड गार्डन ऊटी लेक के एकदम सामने है। जैसे ही इस बाग में आप दाखिल होंगे तो आपको रंग बिरंगे कई तरह के दिलकश फूल दिखाई देंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये दिलनशी फूल असली नहीं बल्कि लोहे और तांबे की तारों से बड़ी मेहनत करके बनाए गए हैं। जिन लोहे और तांबे की तारों से ये बने हुए हैं, ये तार इतने बारीक होते हैं कि देखने में धागे जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे थ्रेड गार्डन कहा जाता है। इस थ्रेड गार्डन में आपको करीब 150 जुदा जुदा फूल मिलेंगे। इन सभी को बनाने में जो लोहे और तांबे की तार इस्तेमाल की गई थी, उसकी कुल लंबाई 6 करोड़ मीटर थी। इनको बनाने में 400 अलग अलग रंगों की तारें इस्तेमाल की गईं। तभी जाकर ये रंग बिरंगा थ्रेड गार्डन तैयार हुआ। अगर आप इन फूलों को खरीदना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया है। और अगर आप हर चीज की मालूमात रखने के शौकीन इंसान हैं तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस तरह से कई 100 तारों को एक साथ जोड़कर और बांधकर ये खूबसूरत फूल बनाए जाते हैं। अब हमने रुख किया है कुन्नूर की तरफ, जो कि ऊटी से बस 19 किलोमीटर दूर है। कुन्नूर भी नीलगिरी जिले का एक छोटा सा शहर है। कुन्नूर अपने चाय के बागों के लिए काफी मशहूर है। ऊटी से अगर आप मेट्टुपालयम जा रहे हो तो कुन्नूर बीच में पड़ता है। कुन्नूर स्टेशन इसलिए भी जाना जाता था क्योंकि पहले ट्रेन सिर्फ कुन्नूर तक ही आती थी, ऊटी तक नहीं। कुन्नूर नीलगिरी जिले का ऊटी के बाद सबसे बड़ा शहर है। कुन्नूर की ऊंचाई समंदर से करीब 4927 फीट ऊपर है। डॉल्फिन नोज कुन्नूर की सबसे मशहूर जगह है। अगर आप कुन्नूर आते हैं तो सबसे पहले डॉल्फिन नोज देखने आइए, क्योंकि यहीं से नीलगिरी के पहाड़ों का सबसे उम्दा नजारा दिखाई देता है। आप अपनी आंखों के सामने जो सफेद समंदर देख रहे हैं, ये समंदर नहीं, बादल हैं जो इस घाटी में आकर इकट्ठा हो गए हैं। और इन बादलों के नीचे हजारों फीट गहरी खाई है जो कि काफी हैरत अंगेज है। आप अपने सामने जो झरना देख रहे हैं उसे कहते हैं कैथरीन फॉल्स। ये झरना कोटगिरी से 7 किलोमीटर दूर है। अगर आपको कैथरीन फॉल्स जाना है तो पहले आपको कोटगिरी जाना होगा। इस झरने के गिरने की लंबाई 250 फीट है। कुन्नूर का नाम यहाँ के चाय के बागों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर कुन्नूर में कुदरत ने वो सभी चीजें बख्शी हैं जो चाय की पैदावार के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि बारिश और ढलवां जमीन। कुन्नूर में चाय की पैदावार अंग्रेजों ने शुरू की थी। बाकी जगहों के बागों के मुकाबले कुन्नूर के बागों की चाय कड़क न होकर हल्की होती है। कुन्नूर में चाय की ज्यादा पैदावार होने की वजह ये भी है कि यहाँ की मिट्टी लाल और पीले रंग की होती है, जो कि चाय की पैदावार के लिए मुनासिब मानी जाती है। नीलगिरी जिले में चाय के बाग लगभग 23,000 एकड़ में फैले हुए हैं। इस 23,000 एकड़ में से सिर्फ 7,000 एकड़ जमीन ऐसी है जिसे हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों ने चाय के पौधे उगाने के लिए या तो खरीद लिया है या फिर किराए पर अलॉट करवा लिया है।
बाकी की करीब 15,000 एकड़ जमीन पर यहीं के बाशिंदे चाय उगाते हैं, जिनके छोटे छोटे चाय के बाग हैं। 2006 में लास वेगास, अमेरिका में जो पहला चाय का मेला लगा था, जहां पर पूरी दुनिया की मशहूर चाय नुमाइश के तौर पर रखी गई थी, वहां हिंदुस्तान की नीलगिरी चाय नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकी थी। नीलगिरी चाय को 24,000 रुपए 1 किलो के हिसाब से खरीदा गया, जो एक मिसाल है। नीलगिरी में चाय के ताजिर ज्यादातर चाय ऊंचे दामों पर हिंदुस्तान से बाहर बेच देते हैं। यहाँ इन चाय के बागों के बीच में आपको यूकलिप्टस के पेड़ भी दिखाई देंगे। ये पेड़ ढलवा जमीनों पर मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। इससे भरी बरसात में भी यहाँ की कीमती मिट्टी नहीं बहती। ये है लैम्स रॉक। इसका नाम अंग्रेजी कैप्टन लैम्ब के नाम से पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो इस जगह तक रास्ता निकाल कर ही रहेंगे, और 4 कोशिशों के बाद ही उन्होंने यहाँ तक का रास्ता खोज निकाला। कुन्नूर में यही एक ऐसी जगह है जहाँ से आप घाटी में 5,000 फीट नीचे देख सकते हैं। यहाँ से आपको दूर दूर फैले चाय और कॉफी के बाग भी दिखाई देंगे। यहाँ की हरियाली देखकर लगता है कि किसी ने इन पहाड़ों पर हरी चादर बिछा दी हो। कुछ दूर चलने पर लैम्स रॉक के पास आपको एलिफेंट रॉक भी दिखाई देगी। इसे देखने पर लगता है कि हाथियों का झुंड एक साथ खड़ा हुआ हो। इसी के नजदीक एक और जगह है जिसे हम सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं। सुसाइड पॉइंट सुनकर ये ना सोचिए कि ये खुदकुशी करने की कोई जगह है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां से हम दूर वादियों का नजारा कर सकते हैं। इसे सुसाइड पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पॉइंट के सामने बिल्कुल खड़ी एक खाई है, जो कि बहुत ही डरावनी है। सिम्स पार्क 12 एकड़ में फैला हुआ बगीचा है। इसमें 1000 किस्म के अलग अलग पेड़ मौजूद हैं और कुछ पेड़ों के खास नाम भी हैं, जैसे एलिफेंट लेग ट्री, रुद्राक्ष ट्री, मंगोलिया ट्री, पाइन्स ट्री वगैरह। सिम्स पार्क में 2 खास पेड़ हैं जिनका नाम हम आपको पहले बता चुके हैं, एलिफेंट लेग ट्री और रुद्राक्ष ट्री। एलिफेंट लेग ट्री का जो तना है वो हूबहू हाथी के पैर जैसा है, इसीलिए इसे एलिफेंट लेग नाम दिया गया है। और रुद्राक्ष ट्री की खासियत ये है कि इस पेड़ पर 3 मुखी रुद्राक्ष का फल लगता है। ऐसे पेड़ दुनिया में बहुत कम हैं। उन्हीं चुनिंदा पेड़ों में से ये एक है। यही वजह है कि सिम्स पार्क में इन दोनों पेड़ों के पास अच्छी खासी भीड़ जमा रहती है। इस पूरे सिम्स पार्क को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ के बागबानों ने सजाया संवारा है। इस सिम्स पार्क में कुल मिला के 100 बागबान हैं, जो इस खूबसूरत बाग को और खूबसूरत बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो वहीं के होकर रह जाते हैं। ऐसा है सिम्स पार्क। दोस्तों, अब हमारा रुख हुआ है उसकी तरफ जिसकी खुशबू सभी के जहनों में बस चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोज गार्डन की, जो अपने अलग अलग गुलाबों की किस्मों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज हम आपको घर बैठे बैठे इसकी सैर करवाएंगे और इसकी खास गुलाबों की किस्मों के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि इस रोज गार्डन में 2800 से भी ज्यादा अलग अलग गुलाबों की किस्में हैं।
ये रोज गार्डन 10 एकड़ में फैला हुआ है। साहिबान, मैं आपको बतला दूं, सन 2006 ओसाका जापान में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज की तरफ से इस गार्डन को गार्डन ऑफ एक्सीलेंस का खिताब मिला था। जब हम इस गार्डन के अंदर पहला कदम रखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी फूलों की दुनिया में आ गए हों। हम जहां तक नजर दौड़ाते हैं हमें सिर्फ गुलाब के फूल ही नजर आते हैं, वो भी अलग अलग किस्म के। दोस्तों, इस गार्डन की तश्कील 1995 में हुई थी। पूरे हिंदुस्तान में इस गार्डन में गुलाब की सबसे ज्यादा किस्में मौजूद हैं। इस बाग में ऐसी नायाब और आमतौर पर ना सुनने वाली किस्में भी दिखाई देती हैं, जैसे कि हाइब्रिड टी रोज और मिनिएचर रोज। हाइब्रिड रोज मायने अलग अलग किस्मों को मिलाकर उगाए जाने वाले गुलाब, और मिनिएचर रोज मायने जो फूल नजर आने में या शक्ल में सबसे छोटे होते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको गुलाब काले और पीले रंग में भी नजर आ जाते हैं। अगर आप इस गार्डन से खड़े होकर ऊटी शहर को देखेंगे तो ऊटी और भी खूबसूरत दिखाई देगा। यहाँ हर साल गुलाब के फूलों की किस्मों में इजाफा किया जाता है। सच बात तो ये है कि जब आप इस रोज गार्डन में घूमकर जाएंगे तो घंटों तक इस बाग की महक आपसे लिपटी हुई रहेगी। अगर आप ऊटी से बैंगलोर की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में एक खूबसूरत झील नजर आएगी जिसका नाम है पायकारा झील। ये झील चारों तरफ से घने जंगलों और हसीन वादियों से घिरी हुई है। इस झील की तरफ जाने के लिए कुछ वक्त मुकर्रर किया गया है, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। ये झील ऊटी की सबसे बड़ी झील है। इस झील की खास बात यह है कि इसका पानी बहुत साफ है, इतना साफ कि आप पानी के अंदर तैरती हुई मछलियां भी देख सकते हैं। इस झील के बगल में बहुत अच्छा बोट हाउस बना हुआ है। यहाँ पर आपको किराए से अलग अलग तरह की कश्तियाँ आसानी से मिल जाती हैं, मोटर बोट, पैडल बोट वगैरह वगैरह। अगर आपका मन चप्पू से चलने वाली नाव में बैठने का हो तो मल्लाह आपको पूरी झील घुमाने के लिए हाजिर रहता है। यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं यहाँ के पायकारा फॉल्स, जो पायकारा झील से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आबशार जुलाई के महीने में और देखने लायक हो जाते हैं, क्योंकि इस महीने में यहाँ बेहद बारिश होती है। दोस्तों, जिन झरनों के जरिए पहाड़ों का पानी आकर पायकारा झील में मिलता है, उन झरनों को पायकारा फॉल्स कहते हैं। पायकारा फॉल्स में अलग अलग किस्म के झरने देखने को मिलते हैं। दूर से ये झरने देखने में दूध के झरने की तरह लगते हैं, और यकीन मानिए जब आप इन झरनों का पानी पिएंगे तो आपको ये पानी मीठा लगेगा। दोस्तों, यहाँ के दिलकश नज़ारे और माहौल इतना खुशगवार है कि अगर आप तमाम दिन इन झरनों के सामने बैठें तब भी आपका मन नहीं भरेगा। ये बात तो तय है कि गर्मियों में यहाँ कोई सयाह आए और इन झरनों में बिना नहाए चला जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको नीलगिरी के दिलकश नज़ारे पसंद आए होंगे। बस आप लोगों की दोस्ती अगर हमारे साथ हो तो हम आपको यूं ही इसी तरह पूरे हिंदुस्तान की सैरो सियाहत पर ले जाते रहेंगे। एक बार फिर आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले आपसे ये वायदा करते हैं कि अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे
वो भी बेहतरीन यादगारों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।